हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं चैप्टर 5 कराने वाला हूँ, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, हर साल आते हैं। आप समझ ही सकते हैं तब इसका इंपॉर्टेंस कितना है। तो आप दूसरा चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर को आप कभी मत छोड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कराया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कराया है। तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल था वो, तो इसीलिए मैंने कह दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये है क्या प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में जानने वाले, इंडिया का प्रिम्बल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रिम्बल को ऐड किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो प्रिम्बल को ऐड किया था अमेरिका ने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये पहला ऐसा कंट्री था जिसने क्या किया कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये को भी ऐड किया, प्रिम्बल को। अब प्रिम्बल को क्यों ऐड किया गया था, ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो रहा है और लोग इसे पढ़ेंगे नहीं। तो क्या किया जाए, तो फिर इसने सोचा कि एक प्रिम्बल ऐड कर देते हैं, जिसमें क्या होगा, शॉर्ट समरी होगा। शॉर्ट समरी ऐसा होगा कि वो अगर हम लोग प्रिम्बल को पढ़ेंगे तो उसी से हम लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो में क्या क्या लिखा हुआ है वो पता चल जाएगा। वो पूरा एसेंस, पूरा समरी उसमें रहेगा। तो बोला काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। तो इसने पहले ऐड किया। तो ये सबको अच्छा लग रहा है, सारा कंट्रीज़ को अच्छा लगता है। तो इसके बाद जो जो कंट्री ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसी ट्रेंड को फॉलो किया। सब ने अपना अपना प्रिम्बल बनाया, इंडिया ने भी ऐसे करके अपना प्रिम्बल बनाया। फिर ये कौन है, एन ए पालखिया। एन ए पालखिया एक बहुत बड़े रिनॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं 1950s के टाइम में। तो ये क्या किया है, ये डिस्क्राइब इट एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रिम्बल है वो एक ये है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये कैसे बताया जाए, देखो आइडेंटिटी कार्ड होता है क्या। मान लो मैंने आइडेंटिटी कार्ड पहना है, आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या लिखा रहता है, मेरा बायोडाटा लिखा रहता है। तो उससे क्या पता चलता है, अच्छा अच्छा ये आइडेंटिटी कार्ड देखे, नाम है अजय गोरे, अच्छा तुम अजय गोरे हो, ऐसा करके जानते हैं। तो ये प्रिम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड। कैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, कैसे हमारे प्रिम्बल को हम ऐसे करके देखेंगे, प्रिम्बल को देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया का प्रिम्बल है। हम लोग पाकिस्तान का प्रिम्बल देखेंगे, हमको पता चलेगा अच्छा ये पाकिस्तान का प्रिम्बल है। तो ये क्या बता रहा है, प्रिम्बल से हम लोग को पता चल रहा है कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का है। ठीक है, आगे देखते हैं। The term preamble refers to the introductory portion or preface of the constitution. प्रीम्बल क्या है, प्रीम्बल एक प्रीफेस जैसा भी काम करता है, या इंट्रोडक्टरी पोर्शन। आपने बुक देखा होगा, बुक में क्या रहता है, आगे में जो स्टार्टिंग के पेजेज होते हैं उसमें क्या लिखे रहते हैं, कंटेंट लिखे रहते हैं, पूरा टॉपिक क्या क्या, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, वो सब चीज़ आगे क्या क्या है। तो एक वैसा भी हम लोग इसे एक देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ वैसा लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसे हम लोग प्रीफेस जैसा भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी भी देख सकते हैं, प्रीफेस या इंट्रोडक्टरी। ठीक है, अब क्या है आगे। इट सर्व एज द इसेंस और समरी ऑफ व्हाट द एंटायर डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स। ये क्या है, एक सर्व, ये कैसा सर्व करता है, एक इसेंस या समरी जैसा। इसेंस मतलब निचोड़, समरी मतलब जो समरी मतलब भी एक निचोड़ ही होता है। मतलब क्या बताना चाह रहा है, मान लो किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं, एक तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है, इतना सारा आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स था स्टार्टिंग में। तो उतना तो कोई पढ़ नहीं सकता, कॉमन मैन तो पढ़ने लायक नहीं है, कोई लीगल ऑफिसर होता, लॉयर वॉयर होता तो ही पढ़ पाता। तो क्या किया जाए फिर, तो इसीलिए बोला कि जो हम लोग प्रिम्बल बनाते हैं, प्रिम्बल में क्या होगा, उसका निचोड़ होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसेंस या समरी भी कहा जाता है। इंडियाज प्रिम्बल इज डीपली रूटेड टू इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मुझे लग रहा है आप लोगों ने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा होगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था, हालांकि मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आप ऐसा समझ लो ना कि मान लो गाजर का हलवा बनने वाला है, तो उसमें गाजर लगेगा, फिर और क्या क्या चीज़ लगेगा, जो इंग्रेडिएंट है वो सब चीज़ है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। मतलब ये बोला जाता है कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तो आप ये सब चीज़ को ऐड करोगे ही करोगे। मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो जो लिखा हुआ था आप उसे उसमें ऐड करोगे ही करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ही है। तो ये चीज़ था। तो ये प्रिम्बल से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, एकदम सेम सेम लगता है। लेकिन क्यों लगता है, देखो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो उसी से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम समरी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, प्रिम्बल ही ना मिलेगा। मतलब समरी निकालो या फिर इससे तुम उसको बनाओ, दो गो छोटा छोटा चीज़ है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हम लोगों ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर दिया, अब उसका समरी बना के प्रिम्बल बना रहा है, तो सेम सेम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए क्या है, ये डीपली रूटेड टू द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये कौन दिया था, ये पंडित नेहरू ने दिया था, 13 दिसंबर 1946, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 22 जनवरी। इसे अडॉप्ट भी किया गया था, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है।
तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। लेटर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस 3 कीवर्ड्स। तो फिर उसके बाद 1976 अमेंडमेंट जब हुआ, 42nd अमेंडमेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो इंदिरा गांधी लेके आई थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा चीज़ों को चेंज किया गया था, 2/3 पार्ट को चेंज कर दिया गया था, इतना ज़्यादा चेंजेस था। तो इन्होंने प्रिम्बल को भी नहीं छोड़ा था, प्रिम्बल में भी चेंज कर दिया था। प्रिम्बल में क्या क्या डाले, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो क्या आप लोग के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि ये 1949 में इसे क्यों नहीं ऐड किया गया, ये इसे अब क्यों ऐड किया जा रहा है? क्या उस टाइम पे उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आया नहीं था? देखो, इतना उन लोग लोल नहीं था, ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में आया था, तो क्यों नहीं ऐड किया गया था? कुछ तो रीज़न होगा, इसीलिए तो मेरे पास आए हो। तो देखो, सोशलिस्ट क्या था, सोशलिस्ट वर्ड को क्यों नहीं ऐड किया गया, पहले इसके बारे में जानते हैं। सोशलिस्ट वर्ड इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम का जो टाइम था 1949, वो टाइम था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर में दो को बड़े बड़े कंट्री वॉर कर रहे थे। कौन थे? एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। और यूएसए का क्या था आइडियोलॉजी, ये था कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। और ये यूएसएसआर का था सोशलिस्ट, सोशलिज्म, सोशलिज्म। तो अगर हम फॉलो करते सोशलिस्ट तो हम ऑटोमेटिक किसके तरफ जा रहे हैं? यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कौन देख पाता? वर्ल्ड देख पाता। तो क्या किया जाए? क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि क्या क्या किया जाए? क्योंकि इंडिया जो बोला था, इंडिया को जब पूछा गया भाई तुम किसके तरफ रहना चाहोगे, तो इंडिया बोला नहीं, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करेंगे, मतलब हम किसी की तरफ नहीं रहेंगे। ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी बात किया गया था कि हम शांति की तरफ ये करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, पीस, ग्लोबल पीस। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे झगड़ा हो। तो ये तो इसमें नहीं जाएंगे, बोला दोनों वार वाला ग्रुप है, ऐसा नॉर्मल ग्रुप नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो बोला कि तब क्या किया जाए? तो अगर हम लोग सोशलिस्ट को ऐड करेंगे तब तो हम लोग ऑटोमेटिक इसमें लगेगा कि हम लोग यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएसए भी बहुत बड़ा कंट्री था यूएसए। तो क्या किया जाए? तो इसीलिए हम लोगों ने सोशलिस्ट को ऐड नहीं किया। ऑल्दो हम लोग के डीपीएसपी में ये सारा चीज़ मेंशन था, लेकिन हम लोगों ने नाम वर्ड नहीं डाला था, ठीक है। अब देखते हैं सेकुलर, सेकुलर वर्ड को क्यों नहीं डाला गया। देखो, सबसे पहला तो प्रिम्बल को हम लोग को छोटा करना था, इसीलिए हम लोग सेकुलर और इंटीग्रिटी को नहीं ऐड किए। अब ये सुनने में तो बेतुका लग रहा होगा कि क्यों नहीं ऐड किए, छोटा करना था। अरे भाई देखो, इक्वलिटी ऐड किया हुआ है इसमें, इक्वलिटी जो है ना, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऐड किया हुआ है किसमें? प्रिम्बल में ऐड किया हुआ। तो इक्वलिटी क्या बताता है? इक्वलिटी हर चीज़ में इक्वलिटी होगा, चाहे कुछ भी, इक्वलिटी ऑफ लॉ, रिलीजन बेस्ड, किसी भी चीज़ में ये कोई भी मतलब डिफरेंसेस पैदा नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा करेगा। तो इससे इक्वलिटी से सेकुलर को डिफाइन करा जा रहा था। फिर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्यों नहीं किया गया? पहला बात तो प्रिम्बल छोटा करना था, ये भी चीज़ था। उसके साथ साथ इसमें यूनिटी एडेड था। यूनिटी जब एडेड था तो बोल रहा है कि अब इंटीग्रिटी को ऐड करके क्या करेंगे, यूनिटी से ही तो हो जा रहा है काम, ऐड करके क्या करेंगे? तो अब आप बोलोगे कि तब 1976 में ऐड करने का क्या ज़रूरत था? देखो, 1976 में ऐड करने का ज़रूरत इसलिए पड़ा, इस टाइम पे कम्युनल वायलेंस भी स्टार्ट हो गया था। सोशलिस्ट ऐड किए थे क्योंकि हम लोग का रसिया से दोस्ती हो गया था। इंटीग्रिटी ऐड क्यों किए? क्योंकि इस टाइम पे हम लोग का नक्सलिज्म आ गया था, नक्सलिज्म का उद्भव हो चुका था, नक्सलिज्म आ गया। अब क्या होगा? नक्सलिज्म जब आ गया तो क्या हो रहा है? सब सेपरेट सेपरेट करो, हमको बोल रहे हैं। नक्सलिज्म वाले बोलते हैं कि हमको अपना अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। यूनिटी में क्या होता है? सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन इंटीग्रिटी में क्या रहता है? मोरली सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब दिल से जुड़े रहेंगे, दिल से। तो ये चीज़ है इंटीग्रिटी, तो इसीलिए इसे ऐड किया गया। अब देखते हैं प्रिम्बल का टेक्स्ट क्या क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक का खतरनाक खतरनाक मीनिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है। चलिए देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये क्या बताता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को राइट भी देता है, कि अथॉरिटी देता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन तुम रहो, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी भी देता है। ये क्या बोलते हैं? हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम लोग दृढ़ निश्चय लेते हैं, हम लोग स्ट्रांगली एक निश्चय ले रहे हैं कि हम लोग प्रण लेते हैं। क्या चीज़ का प्रण लेते हैं? डिक्लेयर करते हैं खुद को सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेंगे। रहेंगे मतलब आज से हैं, आज से हैं, जब जब अडॉप्ट हो गया तब से, मतलब इनेक्ट हो गया तब से ही है। इसको हम लोग को अचीव नहीं करना है, ये हम लोग को मतलब अचीव करने में मेहनत नहीं लगेगा। इसको सोवेरेन अगर बोल देंगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग के ऊपर कोई मतलब अभी बैठा हुआ है। सोवेरेन है, से सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं अभी हम लोग हैं, ठीक है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब ये क्या बताया जा रहा है? सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, हमारे सारे सिटीजन्स को सिक्योर कराएंगे। क्या चीज़ सिक्योर कराने की बात कर रहा है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ सिक्योर कराने की बात कर रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ हम लोग उसी दिन डिक्लेयर कर लिए। और ये सब चीज़ क्या है? गोल्स है, गोल्स। ये सब गोल्स है, ये सब हम लोग को पूरा करना है। हम लोग का ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये हम लोग को पूरा करना है, पूरा
पूरा करना है हम लोग को। कैसा कैसा गोल्स? जस्टिस, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब सोशियली भी कास्ट बेसिस पे कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, उसको हम लोग ये करेंगे। इकोनॉमिकली भी ज़्यादा वेल्थ किसी एक के पास ज़्यादा होगा उससे छीन के गरीबों में बांटेंगे। पॉलिटिकली भी ये जो एक टाटा का आदमी का वैल्यू होगा, टाटा कंपनी के ऑनर का जो वैल्यू होगा, और रिक्शा कंपनी के रिक्शा जो चलाता है उसका जो वोट का वैल्यू होगा, दोनों का सेम होगा। जस्टिस दिलाने का बात किया जा रहा है। लिबर्टी, आज़ादी मिलेगा किस चीज़ का? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 का बात हो रहा है। फिर उसके बाद बिलीव फेथ एंड वर्शिप, ये 25 26 का बात हो रहा है। ये सब चीज़ क्या बता रहा है कि हाँ ये सब चीज़ गोल है, ये सब पूरा करना है। इक्वलिटी रहे, इक्वलिटी को हम लोग ये करेंगे, लाएंगे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटीज़ था। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सब रहेगा। अपॉर्चुनिटी भी हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा को प्रमोट करेंगे, भाईचारा बना रहे ऐसा कुछ रहेंगे। एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये क्या इंश्योर करना चाह रहा था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो जितना भी आदमी है सबका डिग्निटी, रेस्पेक्ट, सबको सेल्फ रेस्पेक्ट मिले। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन का यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे। ठीक है। तीसरा लाइन क्या है? मतलब देखो, पहला लाइन में हम लोग, पहला वाला पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा? ये सब चीज़ हम लोग के पास है। सेकेंड वाला पैराग्राफ में हम लोग के पास क्या देखा? ये है गोल्स, गोल्स। और ये क्या है? ये है डेट, डेट जब हम लोग वो कर रहे हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन दिस 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, give to ourselves this constitution। 26 नवंबर 1949 को हम लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर रहे हैं। एडॉप्ट किए, इनेक्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रिम्बल को, और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हवाले कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल प्रिम्बल, तो क्या क्या प्रिम्बल, क्या था प्रिम्बल का कोर कंपोनेंट? पावर सोर्स, पावर सोर्स कौन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? पावर। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एमर्जेस फ्रॉम द वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं कि हाँ हम लोग पावर दिए हैं उसको। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग को इतना सारा ये दे रहा है, रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, पावर दे रहा है, ये सब चीज़ कौन दिया है? हम लोग दिए हैं। ये किस में लिखा हुआ है? प्रिम्बल में लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट। हम लोग भारत के लोग, हम भारत के लोग दृढ़ निश्चय ले रहे हैं कि हम लोग आज से ऐसा ऐसा करेंगे, ये गोल पूरा करेंगे। ये क्या बता रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का बात कर रहे हैं। अब क्या है? नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट मतलब वो खुद को डिक्लेयर करेगा कि हम आज से ऐसे हैं। डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या डिक्लेयर कर रहे हैं खुद को कि देखो आज से हम क्या है? सोवेरेन है, कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है, कोई मेरे ऊपर नहीं है, कोई मेरे सर पर नहीं बैठा है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट है हम लोग, सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, अमीरों से लेके गरीबों को ये करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इक्वलिटीज लाएंगे। सेकुलर, सेकुलर का मतलब कोई भी धर्म को हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि प्रमोट करेंगे, सारा धर्म को ही प्रमोट करेंगे, सारा धर्म का रेस्पेक्ट करेंगे। डेमोक्रेटिक बनाए रखेंगे, जो हम लोग का इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, एकदम अच्छा इलेक्शन होगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा। आगे देखेंगे सब कुछ हम लोग। विजन एंड गोल, ये सब हम लोग को करना है, ये हम लोग का गोल था। क्या क्या गोल था? जस्टिस दिलाना, लिबर्टी दिलाना, इक्वलिटी दिलाना, फ्रेटर्निटी भाईचारा दिलाना, ये सब हम लोग का गोल था। तो आगे देखते हैं इसे। हिस्टोरिकल डेट, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 में। तो ये चार गो जो ये है लाइन है, इसी में हम लोग का पूरा कवर हो गया। विद द पीपल ऑफ इंडिया वाला सब कुछ पूरा प्रिम्बल कवर हो गया। तो इसमें क्या था? पहला पार्ट में क्या था? पहला पार्ट में हम लोग अथॉरिटी दे रहे थे। दूसरा पार्ट में क्या था? दूसरा पार्ट में दे रहे थे कि हम लोग ये सब कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब आज से हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो गोल है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल डेट कि कब हम लोग ये अनाउंस करें, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ईजी करा दिए। और कितना ईजी होगा आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सारा कीवर्ड्स एक एक करके जो पढ़ना होगा, नहीं तो फिर इसी से क्वेश्चन आता है, बनेगा नहीं फिर बाद में। चलिए देखते हैं। पहला कीवर्ड है सोवेरेन। अब ये सोवेरेन क्या होता है? सोवेरेन का अगर सिंगल मीनिंग में बात करें तो ये होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। द टर्म सोवेरेन रिफ्लेक्ट्स इंडिया एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। ये जो सोवेरेन है वो क्या रिफ्लेक्ट कराता है? इंडिया एक एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, मतलब अब इसके सर पे कोई नहीं नाच रहा है। जो पहले ब्रिटिश नाच रहा था अब वो नहीं नाच रहा है। ठीक है। नॉट ए डोमिनियन और डिपेंडेंसी ऑफ एनी अदर पावर, कोई भी किसी और के कंट्रोल में नहीं है और ना ही किसी और पावर के डिपेंडेंट में रहता है अब इंडिया। मतलब इंडिया इज नाउ फुल्ली सोवेरेन कंट्री। अब ये किसी के भी डिपेंडेंट नहीं है किसी और, जैसे पहले ब्रिटिश के डिपेंडेंट रहता था, अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब ये एकदम फ्रीली कंट्री है, मतलब ये खुद ही अपना सब कुछ काम करेगा, चाहे वो अंदर का काम हो या बाहर का काम हो। ठीक है।
इंडिया कैन फ्रीली मैनेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स विदाउट फॉरेन कंट्रोल। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया अपना जो सब कुछ है मैनेज खुद ही कर लेगा, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल में कुछ कुछ बजट वजट बनाना हो सब कुछ अपने खुद से कर लेगा। एक्सटर्नल अफेयर्स कोई कोई ग्रुप से जोड़ना होगा, कहीं वॉर करना होगा, नहीं करना होगा, किसी से दोस्त बनाना है, किसी को दोस्ती नहीं करना, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ खुद मैनेज करेगा। इंडिया फ्री है, अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं रहेगा। Even though India remained in the Commonwealth of the nation, accepting the British crown symbolically in 1949, this extra constitutional gesture didn't compromise sovereignty। ये देखो, हम तो इतना लंबा पढ़ दे लेकिन थोड़ा खतरनाक चीज़ है। एक चीज़ अब हम सवाल पूछेंगे कि अगर इंडिया सोवेरन है तो वो कॉमनवेल्थ में क्यों जुड़ा। कॉमनवेल्थ, पहले तो कॉमनवेल्थ पता होना चाहिए। देखो कॉमनवेल्थ क्या होता है, हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कॉमनवेल्थ होता क्या है, देखो कॉमनवेल्थ एकदम सिंपल तरीके से अगर समझना है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है कॉमनवेल्थ, नाम है ये। और इसका एडमिन कौन है, एडमिन एडमिन है इसका ब्रिटेन, ब्रिटेन इसका एडमिन है। और इसके दूसरे मेंबर्स कौन है, जो मेंबर्स नॉर्मल मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कंट्रीज कौन है, मेंबर्स कंट्रीज ये है, ये गुलाम देश, गुलाम जो गुलाम होगा ना, जो स्लेव्ड होगा, कॉलोनाइज्ड होगा, वो सब इसमें रहेगा। तो बात अब हो रहा है, अब हम पूछते हैं कि अब इंडिया इसमें इस ग्रुप में क्यों ऐड होगा। मतलब पहले क्या होता था, ब्रिटेन, ये जो भी इसका जो कॉलोनाइज रहता था, जो भी ये गुलाम देश रहता था, उसको इस ग्रुप में जोड़ के रखता था। तो इंडिया तो एक टाइम 1947 में खुद को बाहर किया इससे, लेकिन 1949 में इसे फिर से ऐड क्यों हुआ, क्या रीज़न हो सकता है। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट भी होता है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, ये क्यों ऐड किया होगा। तो देखो इसको मैंने पहले भी बताया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, कोल्ड वॉर, और ये दोनों इस टाइम में इसमें कौन कौन था, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। तो ये दोनों मिलिट्री वाला ग्रुप था, मिलिट्री वाला मतलब पूरा वॉर वॉर हो रहा था। तो ये क्या चीज़ था, इंडिया क्या चीज़ था, इंडिया था ये ग्लोबल पीस को कंट्रीब्यूट करने वाला देश बन चुका था। मतलब अब वो शांति के राह पे चलेगा। तो ये इसको ना तो यहाँ पे जाने का शौक चढ़ा था, मतलब मन था, ना तो यहाँ पे। इसके साथ साथ और क्या था, इंडिया को डर था कि अगर हम फिर से किसी को ऐड होंगे, किसी में ऐड होंगे, तो क्या पता अगर वो हमको कॉलोनाइज कर दे। तो इसीलिए बोला कि नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ तब आप बोलेंगे तब कॉमनवेल्थ में क्यों गया। देखो एक तो वो पहले से उसको जानता होता था, 1935 का एक्ट कितना अच्छा से बना दिया था हम लोग का, एकदम फेडरेशन वेडरेशन अच्छे से कर दिया था, जो कि हम लोग इसीलिए हम लोग 1935 वाला एक्ट को फॉलो भी किया। प्लस जो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ ग्रुप, कॉमनवेल्थ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसमें मतलब नॉन वार, पीसफुल्ली पीस वाला ग्रुप था, पीस ग्रुप। इसमें कुछ भी वॉर वाला चीज़ नहीं था, पीस वाला ग्रुप था। तो इंडिया को सही ये लगा कि ये इसी में हम लोग को ऐड होना सही है। अब बात बोलोगा कि पीस वाला ग्रुप है फिर भी हम लोग इसमें ऐड क्यों होंगे। तो रीज़न ये है, देखो हम लोग थे उस टाइम पे नया नया डेमोक्रेसी, एक बच्चा थे, और उधर था राक्षस, सब सब तरफ से पूरा दुनिया से राक्षस भरा हुआ है, ये अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे, सब पूरा इन लोग सब सोच रहा था कि देश का जो सरकार है वो कैसे भी गिर जाए। तो हम लोग को चाहिए था कुछ मतलब बड़े बड़े दोस्त। यूएसए और यूएसएसआर पर हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ का भी डर था कि अगर हम यूएसए में गए, यूएसएसआर वाला हम लोग के खफा हो जाएगा और क्या पता वो छोड़ दे हम लोग का साथ। तो इसलिए हम लोग क्या सोचे, क्या करें। तो हम लोग सोचे कॉमनवेल्थ में जुड़ते हैं। कॉमनवेल्थ में ही क्यों जुड़ने का सोचा, क्योंकि ये पीसफुल ग्रुप था। और फिर भी और क्यों जुड़े, अरे भाई ये डेवलप्ड ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्री वाला है। ब्रिटेन जो है ना वो डेवलप्ड है। और हम लोग अब ऐसा बच्चा वाला चीज़ नहीं कर सकते, जिसमें बच्चा लोग नहीं करता है कि दुश्मनी हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है तो अलग अलग बात नहीं करता है, नहीं करेंगे जाओ, नहीं करेंगे जाओ, ऐसा नहीं। इंडिया को डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाना था। मतलब भले ही ब्रिटेन हम लोग को बाद में पहले कॉलोनाइज करके रखा था, लेकिन फिर भी हम लोग को उससे रिलेशन अच्छा बना के रखना था। क्यों, क्योंकि ट्रेड में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता, और ये एक डेवलप्ड कंट्री है, टेक्नोलॉजी हम लोग को इससे मिलता, और हम लोग को वैसा इसके अलावा और कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमनवेल्थ में जोड़ लिया। लेकिन हम लोगों ने कॉमनवेल्थ में जोड़ते हुए भी हम लोगों ने कह दिया था कि हम लोग फ्रीली ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग जब चाहें तब निकल सकते हैं। उन लोग बोला ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इवन दो इंडिया रिमेन कॉमन, हाँ ये तो पढ़ लिए। तो देर इज़ नो सुपीरियर अथॉरिटी अबव इंडिया, कोई भी इंडिया के सर पे नहीं नाचेगा, सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगा। द नेशंस डिसाइड्स इट्स ऑन डेस्टिनी, नेशन खुद अपना डेस्टिनी डिसाइड करेगा, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या आइडियोलॉजी अपनाना है, वो सब खुद डिसाइड करेगा। मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस डजंट इन्फ्रिंज अपॉन द दिस इंडिपेंडेंस।
अब ये क्या बताया जा रहा है कि ये बोल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है, पहला बात तो देखो, कोई कोई लोग आर्ग्यू करता है इसके बारे में, बात करता है कि इंडिया अगर सोवेरेन है तो वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट क्यों बना। देखो भाई, यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनना मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो सोवेरेन नहीं हो गया, सोवेरेन ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो ग्रुप बना क्यों था? वो ग्रुप बना था वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसलिए। इसमें क्या होगा, इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, किसी देश को एक दूसरे से खफा होगा, तो वो पहले ही बातों से सॉल्व किया जा सके, बातों से ही सॉल्व कर दे, इसीलिए ये चीज़ बनाया गया था। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ में ऐड हुए, मतलब हाँ चलो अच्छा है, ये चीज़ कोई अच्छा चीज़ के लिए किया जा रहा है, वॉर को रोकने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऐड किए। फिर क्या बात किया जा रहा है कि डजन इन्फ्रिंज अपॉन इंडिपेंडेंस। हाँ, ये मतलब अपना इंडिपेंडेंस को खो नहीं रहा है, यही चीज़ बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू इन 1949 ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ इज एन अलायंस बाय फ्री विल। कॉमन पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं कॉमनवेल्थ जुड़ने से पहले? वो बोल रहे हैं कि हम लोग ये फ्री विल है, हम लोग अपने मन से, इच्छा से हम लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, अलायंस है, विथ कंप्लीट लिबर्टी टू एग्जिट। हम लोग के पास पूरा लिबर्टी है कि हम लोग इसे एग्जिट कर सकते हैं, जब मन चाहे तब हम लोग छोड़ सकते हैं। हम लोग ज्वाइन क्यों किए थे? ताकि हम लोग को कुछ कुछ बेनिफिट मिलेगा, डेवलप्ड कंट्री है। बीइंग सोवेरेन इंडिया हैज़ फुल डिस्क्रिशन टू एक्वायर और सीड टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए स्टेट, फॉरेन स्टेट। तो बोल रहा है कि अब ये सोवेरेन है। सोवेरेन है मतलब अब क्या, अगर कोई फॉरेन स्टेट चाहेगा कि हम लोग में ऐड हो जाएं तो वो ऐड कर देगा, मतलब इंडिया उसको ऐड कर लेगा। और अगर फॉरेन स्टेट चाहेगा नहीं हम तुमसे अलग रहेंगे, तो हम लोग उसको लेने भी नहीं जाएंगे। नहीं तो ऐसे आप मान सकते हैं ना कि बांग्लादेश को हम लोग ऐड कर सकते थे, उस टाइम पे नहीं किए, क्योंकि उन लोग सोचा होगा कि हम लोग को खुद एक अलग से दुनिया ही बनाना है, अलग से कंट्री ही बनाना है। ठीक है। सोवेरेन मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोले तो इंडिपेंडेंट। हाँ, हो गया ख़त्म। ये इसमें एक टॉपिक आया था कॉमनवेल्थ में क्यों जुड़ा, बाकी तो कुछ नहीं है ये। ठीक है, बता दिया। अब देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट देखो, इवन बिफोर इट वाज एक्सप्लिसिटली एडेड इन 1976 वियास 42nd अमेंडमेंट। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो 42nd अमेंडमेंट में हम लोग इसे ये ऐड कर रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म वाज प्रेजेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो हम लोग इसे भले ही 42nd अमेंडमेंट में ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही हम लोग का स्पिरिट था, पहले से ही हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये कैसे था? डीपीएसपी में लिखा हुआ था, बहुत सारे चीज़ जो था वो डीपीएस में लिखा हुआ था। इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर इक्वलिटी लाओ, सेम कमाई होना चाहिए, अगर सेम काम कर रहा है तो सेम कमाई, ऐसा करके काफ़ी सारा चीज़ था कि कोई जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वो मिनिमम, मतलब सही हो एकदम, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको दिया जाना चाहिए, खाना सबको दिया जाना चाहिए। ये सब किस चीज़ का पार्ट है? डीपीएसपी सोशलिज्म का ही तो पार्ट है कि सबको एकदम बराबर रहे। तो ठीक है, ये पहले से था। द 1955 आबादी सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एम टू क्रिएट ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो जो पहला बात तो देखो, ये पहले हम इसको पढ़ा के सुना दे रहे हैं। जो ये बोल रहा है 1955 आबादी सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का हर साल सेशन होता था 1885 से हर साल सेशन होता था। तो वैसे ही ये 15 अगस्त के बाद भी सेशन होने लगा, इंडिपेंडेंट होने के बाद भी। तो 1955 का सेशन का जो सेशन हुआ उसमें बोला कि हम लोग एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे। तो अब दिमाग में थोड़ा ये घूमना चाहिए कि इन लोगों ने इसके पहले क्यों नहीं सोचा, 1955 में ही क्यों सोचा ऐसा। तो देखो, ऐसा आज़ाद तो हुआ है 1949 में, 1947 में, तो ये 49 तक तो कुछ हुआ ही नहीं। 49 तक तो कुछ नहीं हुआ। 49 तक क्या हुआ, वो बस कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 50 तक लगभग आप देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। अब 50 में क्या हुआ, 51 से 56 तक तो पहला 5 ईयर प्लान आया था। 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान था, तो उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ को अपनाया था कि जो हम लोग एग्रीकल्चर होगा उससे हम लोग अच्छे से करेंगे। एग्रीकल्चर को प्रमोट किए थे। तो एग्रीकल्चर प्रमोट किए, तब हम लोग को पता चला नहीं, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को डेवलप करना है, तो मतलब जीडीपी बढ़ाना है, तो हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कि ये क्या करता है, पूरा एकदम बाहर बाहर से कंट्री, ये बाहर के कंट्री से लेके आता है, इंडस्ट्रियलाइज करता है। तो इसीलिए ये बोलता है कि और इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, और इंडस्ट्री को लेके आएंगे, हम लोग के अंडर रखेंगे, और क्या करेंगे, एम्प्लॉय देंगे। किसको एम्प्लॉय देंगे? जो लेबरर होगा उसका एम्प्लॉय देंगे। तो ये किसका पार्ट हो रहा है? सोशलिज्म का पार्ट हो रहा है। अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सोशलिज्म होता क्या है। देखो, सबसे पहले होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट को पहले जान लो, फिर समझ में आएगा। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कैपिटलिस्ट में होता है, एक होता है ओनर, कंपनी ओनर, ओनर होता है, और एक होता है लेबरर। हाँ, कंपनी ओनर और लेबरर। तो क्या करता है, ओनर इसको पैसा देता है। ओनर होता है, इसको 100 रुपया दे रहा है और इससे 8 घंटा काम करा रहा है। हाँ,
तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट छोड़ दिया था कंपनी लोगों की, चाहिए आप लोग काम करें, तो ये 8 घंटा काम कराता है, उसके बदले 100 रुपया देता है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, इसे 100 रुपया ही मिल रहा है अभी भी, हाँ, लेकिन इससे काम एक्स्ट्रा कराया जा रहा है। 12 घंटा काम करा दे रहा है, 12 घंटा काम करा रहा है, उसका 100 रुपया ही मिल रहा है। तो ये जो 4 घंटा का जो बेनिफिट इसको मिला, 4 घंटा का जो वो प्रोडक्शन हुआ उसको, 4 घंटा का प्रोडक्शन का बेनिफिट किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है कंपनी के ओनर को। तो इसको उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे। और इसके खिलाफ कोई रूल नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कोई रूल नहीं था। तब आते हैं एक महान आदमी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोलते हैं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है, ये चीज़ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ये आप क्या करा के रखें, इससे क्या होगा, इससे एक अपर क्लास हो जाएगा और एक लोअर क्लास हो जाएगा, एक अमीर लोग और एक गरीब लोग, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। हमेशा अमीर वाले लोग जो होंगे वो गरीब वाले लोगों को क्या करेंगे, दबाने का कोशिश करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ऐसा बोल रहा है कि नहीं, अब आपको रिवॉल्यूशन लाना होगा। और इन लोग ऐसा ये थे, रिवॉल्यूशन, हम नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, रिवॉल्यूशन लाना होगा, रिवॉल्यूशन लाना होगा। और इसके साथ साथ आप वायलेंस का ये कर सकते हैं, वायलेंस कर सकते हैं, अगर आपको रिवॉल्यूशन लाने के लिए वायलेंस करना पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा चीज़ था। तो इन लोग क्या बात करता था, इन लोग का लास्ट मोटिव क्या था उसके बारे में जान लेते हैं। इन लोग का मोटिव था कि लोअर क्लास अपर क्लास जो है, लोअर क्लास और जो अपर क्लास है, ये कर रहा था ना, पैसा हो रहा था तभी एक्सप्लोरेशन हो रहा था, तो इसी को ख़त्म कर दो। अब क्या करो, जितना भी कंपनी है, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, उसको किसके हवाले कर दो, गवर्नमेंट के हवाले कर दो, गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा। किसी के पास भी ज़्यादा कम पैसा नहीं होना चाहिए, सबको जो ज़्यादा कम पैसा है उसको बांट दो। और मतलब सब एकदम इक्वल रहेगा, इक्वलिटी बना रहेगा, इक्वलिटी, चाहे वो इकोनॉमिकली सोशियली, ये तो बेसिकली इकोनॉमिकली का ही बात किया था, इकोनॉमिकली होगा तो वो सोशियली और पॉलिटिकली भी हो जाएगा। तो ये चीज़ था। तो अब देखते हैं सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया, उसी को सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म का मतलब इक्वलिटी, इक्वलिटी रहेगा, इक्वलिटी, हर लोगों के पास सेम पैसा रहेगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सेम रहेगा। अब देखते हैं क्या है ये, रुको। हाँ, तो बोला गया कि इक्वलिटी रहेगा, तो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू, इसके पहले क्या है देखो, इंडिया सोशलिज्म एम्फेसाइजेज इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का जो सोशलिज्म था वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता था, प्रेशर किसके ऊपर देता था, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ जो होगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जो अमीरों से लेके गरीबों को देंगे, कार्ल मार्क्स वाला। सोशल ओनरशिप, सोशल ओनरशिप का मतलब जो एक आदमी को हम ओनर नहीं बनाएंगे, बांट देंगे, कम्युनिटी को ओनर बनाएंगे या फिर उसे नेशनलाइज कर दिया जाएगा। एंड पब्लिक वेलफेयर, ऐसा चीज़ बनाएंगे जो पूरा सोसाइटी को हेल्प करे, ना कि किसी किसी एक आदमी को हेल्प करे, ऐसा चीज़ इंडिया का सोशलिज्म था। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था, टू इट सीक्स टू एरेडिकेट पॉवर्टी। ये क्यों बनाया है, सोशलिज्म क्यों है, इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को ख़त्म करो। वो जो गरीब है, जो एकदम लोअर क्लास में, उसको उठाएंगे, किससे, अमीरों से लेके गरीबों में देंगे। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब एडुकेशन देंगे, एडुकेशन से किसी को भी हटा के नहीं रखेंगे, एडुकेशन सबको मिलेगा, फ्री एडुकेशन रखेंगे। डिजीज, डिजीज में भी हम लोग सबको देंगे, डिजीज सबको नहीं देंगे, मतलब हेल्थ केयर बनाएंगे ऐसा कि सबको फ्री इलाज हो पाए। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को हटाएंगे, इरेडिकेट करना, इरेडिकेट क्या, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ को हटाना है, और जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी में उसे भी हम लोग हटाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स नॉट बेस्ड ऑन कम्युनिस्टिक और स्टेट सोशलिज्म। ये कम्युनिस्टिक और स्टेट सोशलिज्म नहीं था। कम्युनिस्टिक और स्टेट सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिस्टिक और स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है कि सारा जो कंपनी होता है, मतलब जो भी इंडस्ट्री है, वो सारा गवर्नमेंट के अंडर होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाती है। तो बोल रहा है ये ऐसा नहीं था। इंडिया वाला कैसा था, विच एबोलिशेज प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया वाला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था। इंडिया वाला डेमोक्रेटिक का मतलब इसमें रहेगा मिक्स्ड इकनॉमी रहेगा। मिक्स्ड इकनॉमी मतलब क्या रहता है, पब्लिक का भी कुछ ये पब्लिक मतलब कुछ कुछ गवर्नमेंट का रहेगा और कुछ कुछ प्राइवेट का, मतलब दोनों आदमी रहेंगे, दोनों आदमी का चलेगा। पब्लिक कंपनी भी रहेगा, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी रहेगा, और प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी घाटे में जाएगी उसे वो नेशनलाइज कर देगी, ऐसा करके था। और इसके साथ साथ और क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर प्राइवेट लोगों के लिए क्या बना देगा, अब तब तो फिर दिक्कत होगा, लोअर क्लास लोगों का फिर एक्सप्लोटेशन होगा। नहीं, प्राइवेट क्लास लोगों के लिए भी रूल्स बना दिए जाएंगे। कौन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट ऐसा सोच के लॉ बनाया, लेकिन इतना गंदा लॉ बना दिया, मतलब इतना स्ट्रिक्ट बना दिया, लेबर के साथ बना दिया, मतलब लेबर के लिए, लेबर के फेवर में बना दिया कि कंपनी के जो ऑनर हैं उन लोग को दिक्कत होने लगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना, इतना ज़्यादा कि मतलब लिमिट से ज़्यादा लाइसेंस बना, 1000 तरीके के लाइसेंस बनाने
पढ़ते थे, सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी है उनका एक मेंबर हमेशा और ये गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था लाइसेंस को अप्रूव कराने में। तो सोचिए आप, ये है कितना ये हालत ख़राब है। और इन लोग का जो लेबर लॉज है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि मतलब लेबर लोग बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। इन लोग एकदम झुक के रहता था कंपनी के ओनर लोग। तो ये चीज़ क्या करता, ये चीज़ लास्ट जीडीपी को इफेक्ट करता, कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि पता है आपको कंपनी में कितना सारा प्रोडक्शन होगा, मतलब कंपनी को ये एग्रीमेंट में लिखा दिया जाता था कि आप दिन का 100 यूनिट ही बनाएंगे। मतलब मान लो कोई बाइक का कंपनी है तो बोला जाएगा कि आप दिन का सिर्फ 100 बाइक ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। पूरा एकदम एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता था। तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। तो ये था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक में पब्लिक प्राइवेट दोनों रहेगा, विच एक्सेप्ट ए मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब पब्लिक भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा। और प्राइवेट लोगों के लिए कुछ कुछ कानून बना दिया जाएगा, जैसे अभी भी है, जैसे अभी पीएफ है, अभी थोड़ा लिबरल है। दिस इंडियन स्टाइल सोशलिज्म ब्लेंड्स मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल विथ गांधीयन आइडियल्स। ये क्या कर रहा है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच भी है और इसमें गांधी का आइडियल्स भी है। मतलब देखो, पब्लिक वाला तो है, मतलब गवर्नमेंट वाला चीज़ तो है, गवर्नमेंट वाला नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट का भी है, लेकिन इसके साथ साथ कैपिटल ये भी है, कैपिटलिस्ट भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर किसका चीज़ बात करे, गांधीयन का। गांधीयन क्या बात करता था, प्राइवेट सेक्टर गांधीयन का बात करता था। और प्लस इसके साथ साथ और क्या चीज़ था, गांधी का फिलोसॉफी ऐड किया हुआ है। जैसे देखो, मैंने क्या कहा था, मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है, मार्क्सिस्ट अप्रोच में बोलता है रिवॉल्यूशन लाओ, रिवॉल्यूशन लाओ, चाहे इसके लिए आपको वायलेंस करना पड़े। लेकिन इंडिया में नहीं था ऐसा। इंडिया में रेस्पेक्टफुल्ली पीसफुल्ली किया जाता था, पीसफुल्ली। तो ये क्या हो रहा है, गांधी का आइडियल को थोड़ा फॉलो कर रहा है। प्लस इसके साथ था गांधी का आइडियल और एक क्या था, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या, कोई भी सिंगल इंसान को भी हम लोग तकलीफ नहीं देंगे, उसका भी उसका राइट्स मिलेगा। मतलब जो कैपिटलिस्ट है, जो प्राइवेट वाले लोग हैं, उन लोग अगर अपना कंपनी अपने खुद से चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके ये गांधी का आइडियल भी अपना रहे हैं, मतलब नॉन वायलेंस तरीके से कर रहे हैं, कोई रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, झगड़ा नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, ऐसे ही करेगा। ठीक है। हाउएवर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ब्राउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन फिर भी हम लोग देखे थे जो ये मिक्स इकोनॉमी किए थे, ये ज़्यादा टिका नहीं, क्योंकि इसमें जो रूल्स था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और रूल्स किसके, जो प्राइवेट एंड जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बोले थे ना, मिक्स इकोनॉमी पब्लिक और ये प्राइवेट, क्या हुआ दोनों में बता रहा हूँ। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में तो घूसखोरी बहुत ज़्यादा, करप्शन भर गया, करप्शन से भर के ख़त्म हो गया। ये करप्शन इतना हो रहा है कि कंपनी काम ही नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफिशियल को तो सैलरी मिल ही रहा है, वो क्यों काम करेगा। और प्राइवेट सेक्टर काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इन लोग को बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन ये अपनाना पड़ रहा था। कंपनी का जैसे मैंने बताया कि वो एक लिमिटेड यूनिट से ज़्यादा यूनिट को वो बना नहीं सकती है। फिर लेबर लोग का अलग से घमंड, उन लोग एकदम पूरा चढ़ के रहता था। आप बोलता है कि आप तो हम लोग चढ़ के बात करेंगे, वैसा करके होता था। तो इन लोग का पूरा एकदम क्राइसिस हो गया। तो फिर इन लोग को फिर ये तो इसका पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें जाऊंगा नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। हाउएवर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्राउट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया था, यहाँ तक कि मतलब हम लोग बस और 15 दिन का ही हम लोग के पास पैसा बचा था खाने का। तो एकदम मतलब ख़त्म होने वाले थे। तो उस टाइम पे हम लोग गए वर्ल्ड बैंक बोला कि आप सुनो, आप ये चीज़ अपनाओ, फिर आप लोग का ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा था कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाओ। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल कर दो, इतना लाइसेंस पॉलिसी है उसको ख़त्म करो। प्राइवेटाइजेशन करो, जो कंपनी घाटे में जा रहा है आपका वो आप प्राइवेट कर दो। ग्लोबलाइजेशन करो, बाहर के कंपनी को जोड़ो, बाहर से बहुत सारा कंपनी है। उसके बाद ये बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि जो फरेरो रोस्टर्स खाते हैं, फिर उसके बाद ये मैकडोनल्ड्स खाते हैं। फिर ऐसा कार कंपनी में हम लोग कहें तो जीप आया, फिर कितना, फिर क्या आएगा, बहुत सारा आया, हुंडई भी आया होगा उसी टाइम में। तो फिर चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होगा। बाहर का कंपनी आता है विच डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट इमेज ऑफ इंडियन स्टेट। जो क्या करता है, सोशलिस्ट इमेज को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है। क्या अभी ख़त्म हो गया? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा सा लिबरल कर दिया। जो उतना ज़्यादा हार्ड पॉलिसी था ये कंपनी के अगेंस्ट, उसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं सेकुलर के बारे में। सेकुलर वर्ड क्या बताता है। देखो, इसके पहले भी मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो था चैप्टर 3 का, या आई थिंक नहीं चैप्टर 4 का, उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। काफ़ी सारे था कि जो रिलेट करता है कि हम लोग इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, फिर आर्टिकल ये 25, 26, फिर DPSP के कुछ हैं, फिर काफ़ी सारे ऐसे चीज़ थे जो बता रहा था कि हम लोग सेकुलर ही हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा डीप में जानना है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, हालांकि मैं बताऊँगा ही।
द वर्ड सेकुलर वाज ऑल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976। सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया? 1976 में। बट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन 1974, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में भी एक बार कहा था, मतलब इससे पहले ही कह दिया था, द कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसमें पहले से ही है। आप इसमें लिखा हुआ नहीं है प्रिम्बल में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं है, इसमें है ही, कॉन्सेप्ट है ही। ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट वेर नॉट मैंसनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि मैंसन नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है सेकुलर का वो पहले से हम लोग का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। जैसे आर्टिकल 25 to 28 ग्रांट फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर्मिंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। ये क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 25 से 28 क्या करता है? बहुत सारा आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब 3 गो आर्टिकल है, इसमें क्या बोलता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ जो रिलीजियस कम्युनिटी वो अपना धर्म का प्रचार कर सकता है, और किसी को भी इम्पोज नहीं किया जाएगा, सब अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। जो कल्चरल जो माइनॉरिटीज़ हैं उन लोग अपना अपना सकता है, और उन लोग अपना धर्म को बचा सकता है, ये सब चीज़ है इसमें। तो ये क्या बताता है कि हाँ, हम इंडिया सारे कल्चर्स को रेस्पेक्ट करता है, सारे रिलीजियस को रेस्पेक्ट करता है। इंडिया किसी को भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, ना ही किसी को किसी एक को प्रमोट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया सारे को रेस्पेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर सपोर्टेड एनी वन रिलीजन। इंडिया ने कभी भी ऐसा एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा करके मतलब एक रिलीजन को आगे बढ़ा दिया, एक रिलीजन हम लोग का ये रिलीजन है, ऐसा कभी नहीं कहा। ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। इंस्टीड इट गिव्स इक्वल रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल फेथ्स रिगार्ड्स ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ। तो ये क्या बोल रहा है, उसके बदले इसने क्या किया है, इसने सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया, सभी को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया है। जब वो जैसा भी हो, मतलब जैसा भी होगा, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द साइज और स्ट्रेंथ, चाहे वो पारसी ही क्यों ना हो, जैन ही क्यों ना हो, पारसी जैन कितने कम है, फिर भी वो क्या करेगा, सबको बचाए रखने का कोशिश करेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं अब। चाहे वो कहीं छोटा हो या बड़ा हो, सबको सपोर्ट करेगा। ए सेकुलर स्टेट इज़ नॉट एंटी रिलीजन स्टेट। एक सेकुलर स्टेट का मतलब एंटी रिलीजन नहीं होता है। सेकुलर स्टेट होना मतलब एंटी रिलीजन नहीं, मतलब एंटी रिलीजन मतलब क्या, जो धर्म से नफरत करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एंटी रिलीजन नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया का तो और भी अजीब है। इंडिया वाला क्या है कि इंडिया का सबको सपोर्ट करेगा, सारे रिलीजन को सपोर्ट करेगा, लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न में क्या है कि वेस्टर्न में इसका रिलीजन के साथ कोई ये ही नहीं है, भेदभाव ही नहीं, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, सब अलग अलग। लेकिन इंडिया में क्या है, सबको रेस्पेक्ट करेगा, तुम भी अच्छा, तुम भी अच्छा, तुम भी अच्छा, ऐसा। इट्स न्यूट्रल एंड रेस्पेक्ट एवरी फेथ विदाउट ऑफिशियल बायस। ये न्यूट्रल है और कोई भी ऑफिशियल बायस नहीं है इसमें, मतलब एक तरफा नहीं है। फिर कोखले क्या कहते हैं? कोखले एक्सप्लेन द स्टेट है नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। इट इंश्योर्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग को क्या इंश्योर कराते हैं, हम लोग स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ये क्या इंश्योर करा रहे हैं? ये हम लोग को बता रहे हैं कि फ्रीडम है, इक्वलिटी है हम लोग का रिलीजन का। हम लोग का खुद का धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म मना सकते हैं। हम लोग चाहे तो क्रिसमस मना सकते हैं हिंदुओं के, कुछ भी ये नहीं है, ख़राब नहीं है, आप मना सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए आपको पनिश नहीं करेगी। इक्वलिटी है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि हाँ नहीं हिंदू ज़्यादा अच्छा है, मुसलमान ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रिश्चियन ख़राब है, सिख अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर स्टेटेड, ये गजेंद्र गडकर ने कहा, द इंडियन स्टेट ओज नो लॉयल्टी टू एनी रिलीजन। इंडियन स्टेट कोई भी किसी भी जो रिलीजन है उसके प्रति लॉयल नहीं है। मतलब क्या लॉयल, मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बस हम उसी के तरफ उसी का चाटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नाइदर इरिलीजियस और एंटी रिलीजियस। ऐसा भी नहीं है कि ये हम लोग इरिलीजियस हैं, मतलब एथिस्ट हैं, या फिर एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस मतलब धर्म को नफरत करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सारा धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं। तो समझ आए हम लोग, मतलब ऐसा वेस्टर्न कल्चर जैसा नहीं कि धर्म अलग और इधर हम लोग का पॉलिटिक्स अलग, ऐसा नहीं है। हम लोग का इंडिया में क्या होता है, सारे धर्मों को रेस्पेक्ट किया जाता है। ऑल्दो हम लोग कोई ऑफिशियल ये धर्म हम लोग अपना के नहीं रखे हैं, सब सारे धर्म को प्रमोट करते हैं, सारे धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? द वर्ल्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। तो हम लोग को जो ये डेमोक्रेसी वर्ड है, डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड डेमोस, डेमोस का मतलब पीपल होता है, एंड क्रेटोस, क्रेटोस का मतलब रूल होता है। तो क्या होगा? पीपल का रूल, मीनिंग रूल बाय द पीपल। इसका मतलब क्या है? रूल कौन करेगा? पीपल करेगा। पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल। किसका ये होगा, पोजीशन होगा, सुप्रीम पावर किसका होगा? पीपल का होगा। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक सोवरेनिटी। पब्लिक सोवरेनिटी किसको बोलते हैं? रूल बाय पीपल, रूल बाय पीपल, ये किसको बोलते हैं? अरे यार हाँ, रूल बाय पीपल, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक सोवरेनिटी।
पॉपुलर सोवरेनिटी था यार, रुको, ये गलत हो गया है, थोड़ा सा मिटाना होगा। पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इज ब्रॉडली ऑफ टू काइंड। डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में हम लोग को ज़्यादा दिखता है। तो देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग किसी एक रिप्रेजेंट को मतलब इलेक्ट कर कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव सब को हम लोग इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और वो लोग सरकार को चलाते हैं, मतलब वो लोग गवर्न करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सब कुछ हम लोग ही करते हैं, मतलब सब सारा डिसीजन हम लोग लेंगे। जैसे कैसे डिसीजन लिया जाएगा। जैसे देखो, एक है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या करते हैं, सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन लॉज। सिटीजन्स क्या करता है, वोट करता है लॉज में। मतलब देखो, अब समझ नहीं आया होगा सिटीजन्स को, मतलब पहले तो गवर्नमेंट लॉ बना लेती है, गवर्नमेंट लॉ बना लेती है। हाँ, लॉ बनाई, और उसके बाद इसे लॉ बनाने के बाद मतलब बिल दोनों जगह पास हो गया। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट को एसेंट लिया जाता है, वैसे यहाँ पे बिल पास हो गया। अब क्या करेगा, लॉ बन गया है। लॉ बनने के बाद इसे भेजा जाएगा फीडबैक लेने के लिए, ये पब्लिश कर दिया जाएगा, पब्लिक में पब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि सब कोई अपना वोट दे सके। मेजोरिटी अगर हाँ है तो ये लॉ बन गया, और अगर ना है तो ये लॉ नहीं बनेगा। समझ आया रेफरेंडम? ये कब है, ये लॉ बनने के बाद होता है, बिल पास होने के बाद, लॉ बनने के बाद। हाँ, इसे भेजा जाता है। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव में सेम थोड़ा मतलब उल्टा ही होता है, एकदम मतलब थोड़ा उल्टा। पीपल प्रपोज ए बिल फॉर लेजिस्लेटिव अप्रूवल। इन लोग, इसमें क्या होता है, उसमें क्या हो रहा था, अब लॉ बन के तैयार हो रहा था, उसको रिफर किया जा रहा था पीपल में कि आप अपना फीडबैक दो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पीपल खुद ही बिल बनाते हैं, जो उनको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमको इस चीज़ का ज़रूरत है, तो ऐसा वो अपना बिल बनाएगा, और वो क्या करेगा, लेजिस्लेटिव में भेजेगा कि हाँ आप इसे अप्रूव कर दीजिए। ऐसा है, ये है इनिशिएटिव, इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। रिकॉल में क्या होता है, देखो ये चीज़ ही बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है इंडिया के और यहाँ के। रिकॉल में क्या होता है, सिटीजन्स रिमूव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बिफोर टर्म इन। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई उन लोग को गवर्नमेंट पसंद नहीं आया, मतलब कुछ गलत काम किया, या फिर वो काम सही नहीं लग रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या कर लेगा, वो उसे उसी टाइम रिकॉल कर लेगा। मतलब कब, 5 साल होने से पहले ही रिकॉल कर लेगा, पहले ही। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग वेट करते हैं 5 साल, रुको तुम्हारा इलेक्शन होगा ना नेक्स्ट बार, आप देखो तुमको क्या करते हैं, ऐसा करके हम लोग रिकॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब चाहे तब रिकॉल कर सकते हैं। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट क्या होता है, प्लेबिसाइट सीक्स पब्लिक ओपिनियन ऑन क्रूशियल इशूज स्पेशली टेरिटोरियल। कभी अगर कुछ वार का सिचुएशन हो, या फिर टेरिटोरियल वाला सिचुएशन हो, तब इसमें ओपिनियन लिया जाता है। ये क्या है, ओपिनियन खाली है, ओपिनियन, ओपिनियन। हाँ, ओपिनियन लिया जाता है, ये सब चीज़ से अलग है ये। हाँ, ओपिनियन है खाली, अब करेगा नहीं करेगा वो बात का बात है। लेकिन ये सब चीज़ देखो, रेफरेंडम में क्या होता है, अगर मेजोरिटी ने बोला कि हाँ हाँ, मतलब लॉ बनने के बाद, तो ये माना जाएगा। इनिशिएटिव में इनिशिएट किया जाता है पीपल से, रिकॉल में रिकॉल कर लेता है, बाबू तुम वापस आओ, तुम गए थे ना, तुम वापस आओ, तुम गवर्नमेंट में थे, तुम वापस आओ। प्लेबिसाइड में क्या होता है, कुछ कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या किया जाता है, ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया वाला। सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ। सिटीजन्स क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता है, किसमें, मतलब ऑन द बिहाफ, गवर्न ऑन द देयर बिहाफ, कि मेरे तरफ से तुम गवर्न कर देना, मेरे तरफ से तुम लड़ देना। तो ये चीज़ें, मतलब ये गवर्न करना, चलाना देश को, तो क्या है ये, दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे हम लोग इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही पहले बता दें। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग जो पीपल हैं, पीपल ये जो 545 मेंबर है, इंडिया का ही देख रहा हूँ, ये पूरा इसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको वोट करते हैं। अब लेजिस्लेचर में से कुछ चुन के ये बनता है, क्या बनता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में क्या होगा, प्रेसिडेंशियल में पीपल होगा, लेकिन यहाँ पे एक तरफ लेजिस्लेचर होता है और एक तरफ क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे लोग दोनों ही आदमी को इलेक्ट करते हैं, दोनों ही आदमी नहीं, दोनों ही चीज़ को इलेक्ट किया जाए। लेजिस्लेचर को भी पीपल इलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी पीपल इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल कौन है, पीपल है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल कौन है, एग्जीक्यूटिव का, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे लेजिस्लेचर है, इनडायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल पीपल है। मतलब पीपल डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव को नहीं चुन रहे। अब चलो आगे देखते हैं।
तो इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन विच इंडिया क्या करता है, क्या चीज़ फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो दिस इसमें इसका क्या क्या फीचर है, द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अब अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर क्यों है, ये लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव क्या है, इसके अकाउंटेबल। अगर ये इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, लेजिस्लेचर को लगा कि हाँ ये हम लोग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जबकि हम लोग ही चुन के भेजे हैं लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के इसको गिरा देगा। अपोजिशन वाला को जैसे ही ये चीज़ पता चलेगा कि हाँ ये इन लोगों में थोड़ा अनबन अनबन हुआ है, फटाक से गिरा देगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट इन लोग को अकाउंटेबल होना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव को किसके अकाउंटेबल होना पड़ता है, लेजिस्लेचर के। ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंश्योर्स एवरी सिटीजन कैन वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये भी है। 18+ हो तो आप वोट दे सकते हो, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन, कोई भी रेसेस, कुछ भी हो, आपको कोई ये दिक्कत नहीं है, आप 18+ हो, आप वोट दे सकते हो। ठीक है। आगे देखते हैं, पीरियोडिक इलेक्शन मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या बोल रहा है, जो हर 5 साल में हम लोग इलेक्शन होता है तो ये क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी पैदा करता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है। मतलब क्या, वो प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर क्या काम कर रहा है वो पता चलता है हम लोग, मतलब वो ऐसा तो नहीं कि वो गलत काम कर रहा है, वो बताता है हम लोग को, जवाबदेही है। ऐसा कुछ भी करप्ट काम नहीं कर सकता वो, अगर वो करेगा तो हम लोग उसे निकाल देंगे इलेक्शन से, मतलब इलेक्शन होगा फिर उसके बाद हम लोग उसे हरा देंगे। इसीलिए उन लोग, वो अकाउंटेबिलिटी रहता है, अकाउंटेबल रहता है, हमेशा अकाउंटेबल रहता है, उसको हमेशा जवाब देना पड़ता है ये लोगों को कि हाँ ये जो हम काम किए हैं वो क्यों किए हैं। रूल्स ऑफ लॉ प्रिवेल, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल, वो अपना जो आर्बिट्रेरी रूल नहीं चला सकता, आर्बिट्रेरी रूल नहीं चला सकता, आर्बिट्रेरी रूल नहीं चला सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर्स फेयर गवर्नेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब, जुडिशियरी जो है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से हमेशा, मतलब पार्लियामेंट से ही अलग रहेगी, हमेशा ये इंडिपेंडेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसका पार्लियामेंट इसको दबा के रखेगा, नहीं। पार्लियामेंट इसीलिए तो कुछ भी कानून बनाएगा तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल यही है फाइनल इंटरप्रिटेशन। कुछ भी कानून बनाएगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू कर देगा, और अगर गलत होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स लाइक रिलीजियन, कास्ट और सेक्स। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये भी किसका पार्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन सा बेसिस पे, रिलीजियन, कास्ट और सेक्स। अब ये लिखने का क्या जरूरत था भाई, मेरिट बेसिस पे होगा, कंपटीशन बेसिस पे होगा। ठीक है। द टर्म डेमोक्रेटिक इन इंडियन प्रिम्बल रिफर्स नॉट ओनली टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो इम्ब्रेस सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हम लोग का जो ये प्रिम्बल में डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बात करें। इसमें सोशल डेमोक्रेसी भी है और ये इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी है। अब ये कैसे है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पावरफुल्ली स्पीच ऑन 25 नवंबर 1949, क्या कहा ये 25 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या कहा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अंटिल देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो बोल रहा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी नहीं चल सकता जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, आगे पढ़ो पता चलेगा। सोशल डेमोक्रेसी मीन्स ए वे ऑफ लाइफ दैट रिकॉग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज ए ट्रिनिटी। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसा लाइफ जिसमें लिबर्टी भी हो, इक्वलिटी भी हो और फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी क्या है, आगे देख रहे हैं, जस्ट आगे देखेंगे कैसे हम दिखा रहे हैं। नॉट आइसोलेटेड आइडल्स, ये लोग आइसोलेटेड नहीं, एक दूसरे से ये हैं। अगर ये तीनों एक साथ नहीं रहेंगे तो अब कभी भी सोशल डेमोक्रेसी हम लोग को मिलेगा नहीं। डिवोर्सिंग वन फ्रॉम द अदर्स डिफीट द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर एक दूसरे को, मतलब इसमें से कोई एक चीज़ एक दूसरे को, मतलब एक चीज़ का कमी हुआ तो ये तीनों खत्म हो जाए। कैसे कहा देखो, अम्बेडकर वांट लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी लीड्स टू द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू। अब ये क्या बोलना चाह रहे, मान लो हम लिबर्टी दे दिए लेकिन हम इक्वलिटी नहीं दी। अब इसका मतलब क्या, मान लो ये रोड है, हाँ ये रोड है, इसमें हम जो क्या है कि एक आदमी है और ये एक आदमी है, लेकिन हम इसमें इसको, एक आदमी को लिबर्टी दे दिए और इसको भी हम लिबर्टी दे दिए, हाँ दोनों को लिबर्टी दे दिए, लेकिन इक्वलिटी है नहीं इसमें। इक्वलिटी नहीं है का मतलब क्या, एक अमीर है एक गरीब है, तो क्या करेगा, क्या करेगा ये इसको। और लिबर्टी है, लिबर्टी किस चीज़ का दे दी कि आप ट्रैफिक पुलिस को पार, ट्रैफिक जो है उसको पार कर सकते हो, हाँ तो ये क्या करेगा, इसको रौंद के पार हो जाएगा, इसको ये अगर जाएगा ना इसको रौंद के पार हो जाएगा। जो अमीर वाला आदमी है वो जो सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू, सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू, ये जो फ्यू है, कुछ जो अमीर अमीर लोग होंगे वो क्या करेंगे, अगर लिबर्टी मिल गया उनको, वो क्या करेंगे, अमीर को तो, गरीब को तो मार के ही ख़त्म कर देंगे अगर इक्वलिटी नहीं होगा तो। अगर हम लोग गरीब लोगों को भी इक्वल पावर नहीं देंगे तो हम लोग क्या, तो क्या होगा, तो क्या होगा,
तो फिर जो गरीब जो जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो गरीब लोग हैं उन लोग को ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे, मतलब मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब दूसरा वाला क्या है, इक्वेलिटी विदाउट लिबर्टी क्रसेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव। मान लो कि ये क्या बोल रहा है, इक्वेलिटी होगा लेकिन लिबर्टी नहीं होगा। अब ये क्या बोलते हैं, मान लो ये एक क्लास है, हाँ, इसमें एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट, ऐसा ऐसा करके काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, हाँ। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेलिटी दे दी। इक्वेलिटी दे दी कैसे, सारा जो स्टूडेंट है वो सेम कलर का यूनिफॉर्म पहना है, सेम है, सबको बेंच में बैठा है, लेकिन इन लोग को लिबर्टी नहीं है। किस चीज़ की लिबर्टी नहीं है, क्वेश्चन पूछने का लिबर्टी नहीं, ये है मैडम जी, हाँ। और इन लोगों को लिबर्टी नहीं है क्वेश्चन पूछने का, तो क्या होगा, मान लो ये तो भोंदा था, ठीक है, मान लो ये बहुत ज़्यादा ये था, क्यूरियस था, ये क्वेश्चन पूछना चाहता था, लेकिन ये नहीं पूछ सकता, तो क्या होगा, ये दब जाएगा, वहीं पे दब जाएगा। ये अगर कुछ इनोवेटिव करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, जो इनिशिएट कुछ भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो कुछ अगर नया करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, वो उसका ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। ये चीज़ था यहाँ पे। मतलब समझ में आ गया, लिबर्टी नहीं होगा तो उन लोग कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर पाएगा। विदाउट अ फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी कांट बी फ्लोरिश। अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा तो लिबर्टी और इक्वलिटी का कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। अब लिबर्टी और इक्वलिटी है लेकिन फ्रेटर्निटी है, मतलब अब टीचर है, अब बोल पूछने का भी आज़ादी है, इक्वलिटी भी है, सेम सेम जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग सेम सेम कपड़ा पहने हैं, सब कुछ सेम है, सेम सबको ये प्रिविलेज मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगा, मतलब भाईचारा नहीं होगा, तो फिर सब कुछ फेल है। मतलब मान लो जो ये दो चार आदमी है, कितना, पांच आदमी है, ये एक आदमी को बुली कर रहा है, मार रहा है, तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर कहाँ ये कुछ हो रहा है, ये जो सोशल डेमोक्रेसी ला रहे हैं, फिर कहाँ हो रहा है, ये उठ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्रेटर्निटी भी बनाए रहना चाहिए, भाईचारा भी बिल्कुल होना ही चाहिए। समझ आया, ठीक। The Supreme Court of India 1997 encouraged this vision. The Constitution envisions the establishment of an egalitarian social order. Egalitarian social order का मतलब ऐसा सोसाइटी जिसमें सब इक्वल हो, मतलब कोई भी अमीर गरीब ना हो, मतलब सब सेम हो, सेम सेम लेवल पे हो। तो इगलिटेरियन सोसाइटी कब होगा, ग्रांटिंग एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन ए डेमोक्रेटिक भारत रिपब्लिक। तो बोल रहे हैं अगर हम लोग सबको क्या देंगे, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। सोशल जस्टिस का मतलब जो अमीर नीचे था, मतलब सबसे मेन बात तो इकोनॉमिक जस्टिस ही आ जाता है। अगर इकोनॉमिकली आप सबको सेम कर दिए तो ऑटोमेटिक सारा गैप खत्म हो जाता है, सोशली भी सब कुछ जो एक्सप्लोटेशन होता है सब कुछ। अगर आप इकोनॉमिकली सबको ये कर दिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है पैसा, अगर पैसा आप सबको समान कर दिए तो सब ऑटोमेटिक समान हो ही जाता है, सोशल भी हो जाएगा। सोशल भी कर देंगे, सोशल कैसे करेंगे, सोशल ये रिजर्वेशन देंगे इन लोग को। इकोनॉमिक वाला तो पैसा पैसा इसको हम देके उठा देंगे, बैंक में पैसा डालेंगे, कर देंगे। पॉलिटिकल कैसे करेंगे, पॉलिटिकल टाटा कंपनी का जो ओनर है और जो रिक्शा ड्राइवर है, दोनों का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, उन लोग का वोट का वैल्यू सेम है। तुम एक भी सरकार गिरा सकते हो, ये एक भी सरकार गिरा सकता है। एक एक के कारण सरकार मतलब बन सकती है, तो एक के इसके भी कारण सरकार बन सकती है। ऐसा नहीं है कि उसका वैल्यू, वोट का वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग देखेंगे रिपब्लिक। आज मैंने कम से कम 20 बार रिकॉर्ड किया था, अब अब क्या ही बोलेंगे। ठीक है यार, लाइक वाइक करना, बहुत मेहनत जाता है, और वो भी 40-40 मिनट पढ़ाने के बाद।